आगाज करते हैं हम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत जारी है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। आपको देखकर खुशी हुई। चीफ जस्टिस का वकला से यह मुकालमा सामने आया जब समाअत शुरू हुई। मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया, हमें खुशी का इजहार तो करने दें। ये कहा गया सरदार लतीफ खोसा की जानिब से, आप खुशी का इजहार बाहर भी कर सकते हैं, ये कोई सियासी फोरम नहीं है। ये रिमार्क्स दिए गए जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से। अब तक समाअत में क्या कुछ हुआ जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील बताएगा, समाअत जारी है, अब तक क्या कुछ हुआ? वही हुआ जिसका खदशा था, और ये बेंच जिसमें सीनियर मोस्ट जज साहिबान शामिल हैं, उनमें से जो सबसे सीनियर मोस्ट बल्कि आने वाले वक्त के चीफ जस्टिस, नामजद चीफ जस्टिस, उन्होंने कुछ एतराज़ात किए हैं। जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से ये मुकालमा किया गया रोस्टम पर मौजूद वकला के साथ कि आपको देखकर खुशी हुई। लेकिन साथ ही जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये कहा कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस देना चाहता हूँ। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमें भी खुशी का इजहार कर लेने दें, उसके बाद ऑब्जर्वेशन दे दीजिएगा। जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उन्हें कहा कि ये आपके लिए खुशी का इजहार करने का फोरम नहीं है, ये कोई सियासी फोरम नहीं है। तो उनकी जानिब से जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से, उन्होंने कहा कि कवानीन में एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी है। इस कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील एक मीटिंग से होनी थी, एक मीटिंग होनी थी, उसके बाद मुशावरत से इस बेंच की तश्कील होनी थी। और उन्होंने कहा, आपको रोक रहा हूं, ये बताएगा कि जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा की आप बात कर रहे हैं और ये भी खबर है कि वो 2 माह से किसी बेंच का हिस्सा नहीं भी थे, ये बताएगा कि आप जो एतराज़ात उनकी जानिब से किए गए, क्या वो बेंच का हिस्सा है या नहीं है? इस हवाले से कोई अपडेट? जी, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच से अलग हो गए हैं। बेंच ये टूट गया है और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी उन तमाम ऑब्जर्वेशन देने के बाद खुद को बेंच से अलग कर लिया है। और उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो बुनियादी तौर पर एतराज़ है वो एतराज़ ये है कि इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस अंदाज में नहीं होनी चाहिए थी। लार्जर बेंच बनाया था, चीफ जस्टिस ने बनाया था। इस बात का ये गुमान किया जा रहा था कि शायद इस मरतबा मुशावरत से ही बेंच तश्कील दिया गया हो, क्योंकि इससे पहले एतराज़ात बड़े केसेस में जो किए जाते रहे वो एतराज़ात सिर्फ इस बात पे किए जाते रहे कि सीनियर जजेस से मुशावरत नहीं की जाती, लेकिन वो एतराज़ इस बात पर होता था कि उन्हें इतने अहम केसेस में शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन इस मरतबा 2 जज साहिबान ऐसे हैं जज साहिबान जो अहम केसेस में नहीं उनको बिठाया जाता था, बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाता था, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक शामिल हैं। अगरचे उनको शामिल किया गया, अगरचे इसमें एक और जज साहब जस्टिस याया अफरीदी भी शामिल है, जिनका 184(3) के हवाले से एक बड़ा वाज़ेह स्टांस है कि 184(3) के मामलात जो हैं वो कैसे टेकअप होने चाहिए। तो ये केस इब्तदाई तौर पर ही इस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच है इसको एक बड़ा धचका लगा है। और इसके हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा है कि 8 अप्रैल 2023 को एक नोट लिखा, ये नोट भी वेबसाइट से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि 16 मई को मुझसे दरियाफ्त किया कि मैं क्या चैम्बर वर्क ही करूंगा। मैं बताता हूं कि आज मैं चैम्बर वर्क पर क्यों गया। उन्होंने वो तमाम वजूहात बताई और उन्होंने इस पर हैरानी का इजहार किया कि ये बेंच कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इसमें मुशावरत नहीं की गई। एक कानून जो है वो बनाया गया लेकिन उसको बिल की सतह पर ही रोक दिया गया, उस बिल को जो है आगे नहीं बढ़ने दिया गया वो प्रोसेस। तो उस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं फौजी जुबान में ही बात करूंगा। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की जो अदालती हुक्म का एक जुमला पढ़ता हूं, 15 मार्च को आज खुद नोटिस पर नंबर 4 लगा, जिस बेंच की सदारत मैं कर रहा था। मुझे ताज्जुब हुआ कि एक सर्कुलर जारी करके ऑर्डर को नजरअंदाज करने का कहा गया। तो ये केस इंपॉर्टेंट केस, ये माजी करीब के जो बड़े केसेस की तरह इसको भी पहली ही समाअत में एक बड़ा धचका बेंच में से ही लगा है, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो उन्होंने खुद को बेंच से अलग किया है और उन्होंने वो बेंच से अलग हो गए हैं। और जब भी कोई जज साहब जो हैं वो बेंच से अलग हो जाते हैं तो तरीकाकार ये होता है कि वो बेंच डिसॉल्व हो जाता है, वो बेंच टूट जाता है। उसके बाद नए बेंच का नया रोस्टर जारी करना पड़ता है और नए सिरे से वो मामलात को आगे लेके जाना पड़ता है। तो बुनियादी तौर पे ये जो लार्जर बेंच है, इस
इस लार्जर बेंच के सामने जो इस्तदा की गई थी जो दरख्वास्त गुजारों की जानिब से जस्टिस जवाद ख्वाजा चीफ जस्टिस जब रहे तो जस्टिस काजी फैज ईसा उस वक्त बड़ा अच्छा इनकी एक आपस में कोऑर्डिनेशन थी, इनके बेंचेस में भी होते थे। जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस जवाद ख्वाजा। अच्छा अदील, ये बताएगा कि बेंच अब यकीनी तौर पर जिस तरह आप बता रहे हैं कि नया फॉर्म होगा, इससे पहले अगर हम पंजाब के इंतखाबात के हवाले से देखें तो वो भी बेंच टूटा था और गालिबन वो 2 से 3 दफ़ा टूटा था। तो क्या इसके कोई मजीद इम्कानात नहीं है या कोई और जो जजेस हैं वो दीगर उनके कोई एतराज़ात तो नहीं है? जी, एतराज़ात आ सकते हैं, चूँकि इब्तदाई तौर पर सिर्फ एक जज साहब ने ही इस पर एतराज़ किया था और अभी तक जो एतराज़ आया है वो सीनियर मोस्ट जज साहब की जानिब से आया है। तो इस एतराज़ के आने के बाद चूँकि ये प्रोसीडिंग अब आगे बढ़ नहीं सकती, इसके बाद अब जब नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा तो उसके बाद जो दीगर जज साहिबान होंगे वो अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकेंगे। तो इस वक्त जस्टिस काजी फैज ईसा के जो रिमार्क्स हैं सामने, उन्होंने कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता मैं बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। तो ऐसे में उनका बेंच से खुद को अलग कर लेना ये बहुत इसका एक इम्पैक्ट है और उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है दीगर जो जज साहिबान हैं उनकी भी ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं कि एक कानून बना, उस कानून की फेट क्या है, वो मामला अभी डिसाइड हो रहा है। ऐसे में वो कानून तो अभी एग्जिस्ट करता है, वो कानून कालअदम नहीं हुआ, उसको बिल की स्टेज पे रोका गया। तो इसमें जो इस्तदा की गई इस बुनियादी तौर पर इस जो इन पिटिशंस में जो इस वक्त इस बेंच के सामने थी, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन का जो ट्रायल था, जो 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनका जो ट्रायल है, ये कहा गया कि ये सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। उसमें एतराज़ात उठाए गए, उसमें गैर जानिबदारी के हवाले से और जो अदालतों को चलाने वाले जज साहिबान होते हैं उनका जो तरीक़ाकार होता है उस पर जो है वो एतराज़ात उठाए गए। और इसमें यह कहा गया कि अदालत की जो कार्रवाई है, जो इस वक्त वहाँ ट्रायल चल रहा है, एक तो सारा डाटा मंगवाया जाए, तमाम डाटा मंगवाने के बाद ये हिदायत की जाए कि जिन अफराद के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं इन अफराद के केसेस फौरी तौर पर सिविलियन अदालतों में मुंतकिल किए जाएं। जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है इसका इतलाक सिविलियंस पर जो है वो नहीं होना चाहिए। जस्टिस काजी फैज ईसा जो हैं वो फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक जब 2014 में APS हमले के बाद एक आइन साजी हुई थी, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला आने पर जब फुल कोर्ट बनी थी तो उस वक्त जस्टिस काजी फैज ईसा उन जज साहिबान में शामिल थे, उन माइनॉरिटी जज साहिबान में शामिल थे जिन्होंने मुखालफत की थी। लेकिन उस वक्त की फौजी अदालतें और अब चलने वाला जो ट्रायल है उसमें एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि ये फ़र्क आपसे मज़ीद भी जानने के अदील हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। इमरान, आपके पास क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? जी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो 9 रुकनी बेंच था वो उठ गया है क्योंकि जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने खुद को रिक्यूज़ किया है और उनका ये कहना था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। काजी फैज ईसा की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि वो इस बेंच को बेंच मानते ही नहीं और उन्होंने कहा कि अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो ये ऐसे है कि एक पायलट है, उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, साथ को पायलट है वो भी उसके साथ परवाज कर रहा हो, नेविगेटर के पास अहलियत है या नहीं है, और वो ये कहे कि जब हम परवाज कर लेंगे तो फिर हम इस चीज़ का फैसला करेंगे। तो ऐसे नहीं होता। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला नहीं होता तब तक हम इस बेंच में नहीं बैठ सकते क्योंकि हम इसको बेंच मानते ही नहीं हैं। जो दरख्वास्त गुजार थे एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा
दफ़ा उनकी जानिब से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन जस्टिस काजी फायज़ ईसा अपनी चेयर से उठ गए। उन्होंने बार बार चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को कहा कि मैं उठ रहा हूं, अगर आप बैठना चाहते हैं तो, और बार बार जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से जस्टिस काजी फायज़ ईसा को बैठने का कहा गया, लेकिन एट द एंड सबसे पहले जस्टिस काजी फायज़ ईसा अपनी कुर्सी से खड़े हुए और सरदार तारिक भी उनके साथ ही मौजूद थे और वो जाने लगे तो फिर पूरा बेंच ही उठ गया और इस तरह से अदालत बर्खास्त हो गई। लेकिन दरखास्त गुजारों की जानिब से ये कहा गया कि ये पिटिशंस दायर करके दरखास्त गुजारों ने अपनी लाइफ स्टेक पे लगाई है, उनके अहल खाना की लाइफ स्टेक पे है, कनेक्टिविटी नहीं है, और जितने भी वकला हैं उनकी लाइफ स्टेक पे है, तो इस पर अदालत को देखना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि आप अभी बैठें, आपकी दरखास्त पर हम देखते हैं। अगर मैं आपको इससे पहले का बताऊं कि जैसे ही समाअत शुरू हुई तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि सरदार लतीफ़ खोसा वो रोस्टम पर आए, एतजाज़ अहसन रोस्टम पर आए, लेकिन साथ ही जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर तलब किया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस देना चाहता हूँ, इसलिए आप रोस्टम पर आएँ। और फिर उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, कुछ उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे ये ताज्जुब हुआ कि जब गुज़श्ता रात 8 बजे मुझे ये मालूम हुआ कि इस बेंच का मैं हिस्सा हूँ और 4 दरखास्तें हमारे सामने हैं। फिर उन्होंने रीज़न बताई कि वो क्यों जो है वो पिछले कुछ अरसे से चैम्बर वर्क कर रहे थे और एक ऐसा फैसला जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आज खुद नोटिस लिया था 3 रुकनी बेंच, उसके फैसले का हवाला दिया और उसके बाद फिर जो 5 रुकनी बेंच की जानिब से फैसले में उस 3 रुकनी बेंच के फैसले को सेटिसाइड किया गया, उस चीज़ को बयान किया गया। और फिर इमरान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आदिल वड़ाई से आपकी जाने माना चाहूँगा, जिस तरह इमरान हमें बता रहे थे कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ साथ जस्टिस सरदार तारिक ने भी खुद को इस बेंच से अलग कर लिया है, तो यानी बेंच उठ भी गया है और बेंच ये टूट भी गया है और ये मुतालबा किया गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का पहले फैसला किया जाए फिर बेंच तश्कील दिया जाए। तो किस तरह से देख रहे हैं मामला, क्योंकि अगर पंजाब इंतखाबात केस की बात की जाए तो उसमें बेंच दोबारा से बना दिया गया था। देखिए, बेंच तो ज़ाहिर है दोबारा बनेगा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये डिसीजन ले चुके कि इस मामले को समाअत के लिए मुकर्रर करना है और उन्होंने इन सीनियर 3 जज साहिबान पर मुश्तमिल ये बेंच बनाया। इस मरतबा अगरचे ये जो जज साहिबान हैं, इससे पहले एतराज़ ये होता था कि मुशावरत नहीं की जाती, इनको इतने अहम केसेस में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन इस मरतबा चूँकि वो उस बुनियाद पर एतराज़ किया गया है कि ये जो बेंच बनना था उसकी एक बुनियाद है, एक कानून है जो एग्जिस्ट करता है। अगरचे अदालत ने उससे मुतल्लिक उस बिल पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से रोक दिया था, लेकिन सीनियर मोस्ट जज साहब और जो नामजद चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से ये ऑब्जर्वेशन आना यकीनन एक बहुत अहमियत का हामिल है कि इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतल्लिक जो इस वक्त प्रोसीडिंग चल रही है, पहले उस पर फैसला आना चाहिए। जस्टिस सरदार तारिक वो भी जो तीसरे नंबर पर सीनियर 3 जज साहिबान में हैं, तो उनकी जानिब से भी ये ऑब्जर्वेशन आना और एक कानून से मुतल्लिक एक कभी चीज़ चल रही है और चूँकि ये अदालत से मुतल्लिक है, ये उन्हीं जज साहिबान से मुतल्लिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच से मुतल्लिक है, तो ये ऑब्जर्वेशन आने के बाद उनका खुद को रिक्यूज़ करना, इसके बाद बेंच तो बनेगा, उसमें जज साहिबान की तादाद जो है वो इतनी भी रह सकती है, इसमें कोई कमी बेशी हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बाद कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आ सकती। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन आ सकती है, जिस तरह के जो जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस याया अफरीदी जब इवन जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का अपना जो केस था, जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब वाले अपने केस में भी उन्होंने इस पे इख्तलाफ किया था और वो हमेशा से 184(3) और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के हवाले से इस मामले पर इख्तलाफ पाया भी जाता है। दिल हमारे साथ ही मौजूद है इस्लामाबाद से हसीब मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया। हसीब, आपके पास क्या मालूमात है?
देखिए, आज समाअत हुई है और आज बेसिक जो समाअत का आगाज़ हुआ, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने पहले अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पे बुलाया और लतीफ़ खोसा भी रोस्ट्रम पे मौजूद थे और उनकी जानिब से जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से बताया गया कि मार्च से मैं क्यों अलग था, उसके हवाले से उन्होंने सारी तफसीलात बताई। बेसिक जो उनका पॉइंट था वो था 184(3) के हवाले से ही कि जो है इसका जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जब तक फैसला नहीं हो जाता तो मैं इस अदालत नहीं मानता और मैं इससे अलग होने का ऐलान करता हूँ। इसके साथ साथ सरदार मोहम्मद तारिक जो थे उनकी जानिब से भी अलहदगी का जो है ऐलान किया गया और उनका यही मौक़िफ़ था जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का कि 184(3) का जब तक फैसला नहीं होता उस वक्त तक ये तमाम इससे रेलिवेंट जितने भी केसेस हैं, जैसे कि वो एक हाफिज़ कुरान से मुतालिक इजाफी नंबरों से मुतालिक केस भी ज़ेर समाअत था, उसके ऊपर भी ये कहा गया है कि जब तक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का इसके हवाले से फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक इसमें बैठना जो है मेरे नज़दीक ठीक नहीं है और इसी वजह से उन्होंने ये बेस बनाई और आज ये फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ 4 दरख्वास्तें ज़ेर समाअत थी दायर की गई थी उसके ऊपर समाअत हुई थी। 9 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से ये समाअत का आगाज़ किया गया था, लेकिन जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से अलहदगी का भी इज़हार किया गया और इसके साथ साथ जो दूसरे जस्टिस थे जस्टिस सरदार मोहम्मद तारिक उनकी जानिब से भी अलहदगी का इज़हार किया गया। तो समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है, बेंच उठ गया है और अब प्रॉपर जो है इसके ऊपर बाकायदा बाद में दोबारा समाअत के लिए कब मुकर्रर होगी, इससे पहले ये है कि बेंच के हवाले से भी फैसला किया जाएगा कि दोबारा बेंच में कौन कौन शामिल होंगे और उसके बाद ही दोबारा अच्छा नसीब, नए बेंच की तशकील कब तक की जा सकती है? क्या आज मुमकिन है ये? देखिए, इससे पहले एतजाज़ अहसन हमने देखा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास आए भी थे और मुलाकात भी की थी और उनकी जानिब से क्योंकि जो 4 मुख्तलिफ दरख्वास्तें ये दायर की गई हैं उसके अंदर एक दरख्वास्त गुजार एतजाज़ अहसन खुद भी हैं और इसके साथ साथ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा हैं और करामत अली हैं, इसी तरह चेयरमैन PTI वो भी एक दरख्वास्त गुजार हैं। तो अब देखना होगा कि इसके ऊपर बेंच दोबारा कब जो है वो उसका बेंच तश्कील दिया जाता है और समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। ठीक है हसीब, साथ ही मौजूदगी का दिल आपकी जानिब आना चाहूँगा, कितना अहम समझते हैं अगर कानूनी नुक्ता नज़र को देखा जाए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट ने ही रोका और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन मौजूद जज साहिबान उनकी जानिब से एतराज़ किया गया इस बेंच की तश्कील पर और ये कहा जा रहा है कि पहले उसका फैसला किया जाए। देखें, ये तो उन जज साहिबान का एक इख्तलाफी ओपिनियन है, वो अलग हो गए जो कि उनका एक आइनी इख्तियार था और उन्होंने इस बेंच की पहले दिन की जो प्रोसीडिंग है उस पे उनके इस फैसले के बायस से एक बड़ा डेंट पड़ा, वो बेंच टूट गया, वो प्रोसीडिंग डिस्टर्ब हो गई। लेकिन जो माजी को देखा जाए, प्रैक्टिस को देखा जाए और जब कोई बेंच बन जाता है, कोई जज साहब खुद को उससे रिक्यूज़ कर लेते हैं और इस तरह के हाई प्रोफाइल ख़ास तौर पे जब केसेस होते हैं और जब उनमें चीज़ें इनिशिएट हो जाती हैं तो वो मामलात आगे चलते हैं। उन मामलात की फेट क्या होगी ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो कि अभी चल रहा है और उसके होते हुए इतने अहम मामले पर बेंच बन जाना, तो जज साहिबान के इस मामले पे एक इख्तलाफी राय है। अब ये बहुत अहम होगा जानना कि ये इख्तलाफी राय कितने जज साहिबान में है। क्या यह सिर्फ इन 2 जज साहिबान का ओपिनियन था? क्या दीगर जज साहिबान से इस हवाले से मुशावरत की गई? क्योंकि कल जब ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो एक बड़ी डिबेट जो लीगल सर्कल्स में हो रही थी कि ये जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की बड़ी कामयाबी होगी कि उन्होंने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब को इस हवाले से कायल कर लिया, राज़ी कर लिया और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के हवाले से और उनको एक अहम बेंच में शामिल किया जाना कि जो कि महीनों से उनको किसी इस तरह के बड़े बेंच में शामिल नहीं किया जा रहा था और वो एक अरसे से चैम्बर वर्क कर रहे थे, तो उस चैम्बर वर्क करने की बहुत सारी रीजंस थी। उन्होंने खुद भी कहा कि वो चैम्बर वर्क करना चाहते हैं। तो ये ऐसा बहुत
कम होता है कि एक सीनियर मोस्ट जज को, और बल्कि इनके बाद के जो सीनियर जज हैं जस्टिस सरदार तारिक, वो भी सीनियर जज होने के बावजूद अहम बेंचेस में शामिल नहीं रहे थे। तो अब देखना ये होगा कि कितने जज साहिबान जो हैं वो इस मामले पर इख्तलाफ रखते हैं कि ये बेंच जो है वो उस कानून के होते हुए पहले उस कानून को उन आईनी पिटिशंस को डिस्पोज ऑफ होना होगा, उस पर फैसला होना होगा, उसके बाद आगे चला जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस कानून से हट के भी एक डिबेट काफ़ी अरसे से पाई जाती है कि 184(3) के हवाले से, असहुद नोटिस लिए जाने के हवाले से क्या आखिर इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। ये आज की डिबेट नहीं है, इससे पहले भी, और इसमें फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जानी थी, उसमें चीज़ें तय होनी थी, फिर इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आ गया, एक कानून आ गया, उस कानून को अभी सदर ने उसकी तौसीक नहीं की थी, उससे पहले ही उसको रोक दिया गया। तो ये भी ऐसा अनप्रेसिडेंटेड था, क्योंकि आमतौर पर जब कानून बन जाते हैं उसके बाद उनको कालअदम करार दिया जाता है या उनकी तौसीक कर दी जाती है। तो ऐसे में एक ऐसा कानून जो भी कानून बनने के मरहले में ही था, उसने अभी एक्ट बनना था लेकिन उसको रोक दिया गया। तो अदालत इस तरह के मामलात को, जनाब उमरता बंदियाल साहब, जस्टिस उमरता बंदियाल साहब, इस तरह के मामलात को अदलिया के मामलात में मुदाखलत और अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत, इस तनाजुर में अदालत इसको देख रही है। तो एक ऐसा मामला जिसमें जज साहिबान इस पे बात करते सुनाई देते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस होती है और 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन होती है, ये एक डिबेटेबल मामला है, इसमें रूल्स तय होने चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रिवायात के तहत चल रही हैं, जो ट्रेडिशंस हैं अदालतों के, उनके तहत चली आ रही हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ब्लैक एंड वाइट में आना बहुत ज़रूरी है, तरीक़ाकार तय होना चाहिए। एक चीफ आमतौर पर देखा गया कि एक जाने वाला चीफ जस्टिस जो है वो आज खुद नोटिस लेने की लेगेसी छोड़ के जा रहा होता है, और आने वाला जो चीफ जस्टिस होता है वो अपने ओपनिंग स्पीच पे उस फुल कोर्ट में ये कह रहा होता है कि आज खुद नोटिस लेने का जो मामला है इस पर नजरसानी की जरूरत है, या इस पे तरीकाकार तय करने की जरूरत है, ये हर तरह के केसेस में नहीं लिया जाना चाहिए। तो इसमें आज खुद नोटिस जब कोई लेता है, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस होती है, खासतौर पे जस्टिस उमरता बंदियाल साहब के दौर में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस है, इस पे बहुत ज्यादा बात की गई, खासतौर पे जो पंजाब के इलेक्शन वाला मामला है या दीगर जो आज खुद नोटिस लेने वाले मामलात के जो से मुतालिक जो केसेस थे, तो उनसे मुतालिक जो जज साहिबान की जो इंक्लूजन थी बेंचेस में, उस पर बहुत ज्यादा बात की गई। तो इस पे चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं। पंजाब के इंतखाबात केस का भी हवाला दिया और वही डिवीजन हमें आज भी दिखाई दी। तो यानी ये कहा जा सकता है कि रिवायती तरीकों से हटके जब तक इसका फैसला नहीं हो जाएगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, तब तक ये जो डिवीजन ये खत्म नहीं होगी। देखें, इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इसके अलावा भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है। किसी को आज खुद नोटिस लेने, बेसिकली आज खुद नोटिस तो नहीं, आईनी पिटिशंस हैं, लेकिन 184(3) की जुरिस्डिक्शन में इस तरह के मामलात सुने जाते हैं। एक एपलेट जुरिस्डिक्शन होती है और उसमें थ्रू प्रॉपर चैनल मातहत अदालतों से मामलात होते हुए जब ऊपर पहुंच रहे होते हैं, और एक में एक इस तरह से जब एक तरीकाकार, एक ये जुरिस्डिक्शन जिसमें बराह रास्त कोई दरख्वास्त आती है और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको टेकअप कर लेते हैं और अपनी मर्जी का बेंच बना देते हैं। तो इसमें बहुत से एंगल हैं, और इस बात का खदशा है कि जो माजी को देखा जाए, माजी में जज साहिबान की ऑब्जर्वेशंस को देखा जाए, उनके तरीक़ाकार को देखा जाए, उनके एतराज़ात को देखा जाए, तो ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये कहानी आगे चलती दिखाई देती है। लेकिन ये उन जज साहिबान का इख्तियार है कि अगर वो माजी में कोई पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते थे, वो अपना उस पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील भी कर सकते हैं। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, ये फौजी अदालतों से मुतल्लिक इख्तलाफी राय रखने वाले जज साहिबान में थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस केस के मेरिट पे एतराज़ नहीं किया, इस केस के मेरिट्स के हवाले से उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने इस की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस और जो तरीक़ाकार है, उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो बेस है, उसको उन्होंने हिट किया है। उन्होंने कहा है कि ये तरीक़ाकार जो है वो मुनासिब तरीक़ाकार नहीं था। एक कानून मौजूद है, एक मामला अदालत में चल रहा है, उस जो कानून की जो लैंग्वेज है उसने एक तरीक़ाकार वज़ा किया है, और वो तरीक़ाकार वज़ा होने के बाद उसको अदालत ने एक स्टेज पे रोका और उस पर समाअत शुरू कर दी, वो भी कंक्लूड नहीं हुआ। तो ये उनका जो एतराज़ है बड़ा आइनी कानूनी एक एतराज़ है, लेकिन ये एक माइनॉरिटी
का एतराज़ है। हो सकता है कि आज की जो प्रोसीडिंग का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट लिखा जाए उसमें जो तमाम जज साहिबान को जब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब अपना ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भिजवाएंगे, आमतौर पर तरीकाकार यही होता है कि चीफ जस्टिस लिखते हैं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और दीगर जज साहिबान को भिजवाया जाता है कि उस पर दस्तखत करें। हो सकता है कि जब वो उनके चैम्बर्स में ये ऑर्डर भिजवाया जाएगा तो कोई और जज भी तहरीरी तौर पर इससे इख्तलाफ कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे कि पंजाब के इलेक्शन का केस था और पंजाब के इलेक्शन के केस में बैक एंड पे चीज़ें चल रही थी, सामने सूरत हाल वाजे नहीं थी, तो चाय की बैठक पे बैठे हुए वहां पर जो डिस्कशन हुई उसके बाद जजेस ने आपसे मजीद भी इस हवाले से अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे।